बोर्ड पे, और काफी दिनों तक इसको हम बार बार रिपीट करते रहते थे। तो सॉलिड स्टेट का आपको काफी कुछ पता भी है। अगर आप सॉलिड स्टेट के स्टार्टिंग में देखोगे तो स्टार्टिंग आपको यही आता है कि सॉलिड्स, दो बातें आती हैं। फर्स्ट, कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स आर रिजिड। आप पहले आप इसके बारे में ये बोलते हो कि वो रिजिड हैं, और क्वेश्चन आता है व्हाई। तो इसके दो फैक्टर काम करते हैं। कोई बच्चा बताना जाएगा वो दो फैक्टर क्या हैं जिसकी वजह से सॉलिड रिजिड होते हैं? कैन यू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेशन? कि सॉलिड्स के रिजिड होने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो सॉलिड को रिजिड करते हैं? यस, जो बच्चे क्लास में एक्टिव हैं प्लीज आंसर देने की कोशिश करें कमेंट सेशन में कि व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। तो आप इसके लिए क्या दो फैक्टर बोल सकते हो कि हाँ जी ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से सॉलिड्स रिजिड हैं? यस, फर्स्ट आ गया कि एक तो इनकी जो पार्टिकल्स को मूव करवाने वाली जो एनर्जी है, जो एनर्जी इन पार्टिकल्स को मूव करवाती है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी, ड्यू टू विच पार्टिकल्स मूव, वो लो है। फर्स्ट तो आ गया, दे हैव लो थर्मल एनर्जी, द एनर्जी विच हेल्प पार्टिकल्स टू मूव, वो थर्मल एनर्जी इनकी बहुत ही कम है। और गैसेज के केस में हम देखते हैं जो गैसेज होती हैं उनके अंदर थर्मल एनर्जी बहुत हाई होती है। तो इनकी जो थर्मल एनर्जी है एक तो वो बहुत लो है। बिल्कुल से आंसर दे रहे हैं, शाबाश। और दूसरा अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, की जो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर रिजिड। उनके रिजिड होने के ये दो कारण है। गैसेज में उल्टा है, गैसेज में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाएगा और थर्मल एनर्जी हाई हो जाएगी। तो ये तो फर्स्ट था। इसके बाद सॉलिड्स के टाइप आपको पता है, एक रेगुलर टाइप है और एक नॉन रेगुलर टाइप है। उनके नाम भी आपको अच्छे से याद होंगे, एक क्रिस्टलाइन, दूसरा अमोर्फस। आपको सॉलिड्स के वो याद है, उनके फीचर्स भी याद हैं। क्रिस्टलाइन, regular pattern of the constituent particles, and when the pattern is not regular, irregular, randomness of the arrangement of particle, that is amorphous. और क्रिस्टलाइन को आप ट्रू सॉलिड्स कहते थे, अमोर्फस को सुडो सॉलिड्स कहते थे, वो आपको पता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट थे क्रिस्टलाइन के, उनकी रेंज थी अमोर्फस की। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट पूछूंगा मैं आपसे, बताना वो एक इंपॉर्टेंट किस में लाई करेगा। आइसोट्रोपिक, जो आइसोट्रोपिक है वो किसको बिलोंग करेगा, क्रिस्टलाइन को कि अमोर्फस को? आइसोट्रोपिक, यस ट्राई करें। यस नेहा, अमोर्फस यस। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। व्हेन देयर इज सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक। लगता है कि क्रिस्टलाइन रेगुलर है तो वो आइसोट्रोपिक होगा, लेकिन वो आइसोट्रोपिक नहीं है। आइसोट्रोपिक कौन सा है? अमोर्फस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं दे आर आइसोट्रोपिक, मींस दे हैव सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, दे आर अनआइसोट्रोपिक बिकॉज देयर इज चेंज इन पैटर्न। कि जो पार्टिकल्स हैं तो रेगुलर, बट उनका डायरेक्शन चेंज होने से पैटर्न चेंज हो जाता है, इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज आती हैं। फॉर क्रिस्टलाइन अमोर्फस में सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज दे आर रैंडम इन ऑल अराउंड, क्लीन क्लीवेज है और ये सब कुछ है। ठीक है, अब आपसे मैं एक चीज पूछने वाला हूँ, बताने में से कौन आइसोट्रोपिक है, कौन आइसोट्रोप सॉरी कौन क्रिस्टलाइन है, कौन अमोर्फस है? पहला है क्वार्ट्स, ठीक है, स्ट्रक्चर। दूसरा है क्वार्ट्स गिलास, SiO2 गिलास। तो आप बताएंगे इन दोनों में से कौन क्रिस्टलाइन होता है क्वार्ट्स में से, और कौन अमोर्फस है? क्वार्ट्स के लिए अकेला क्यू लिख लो, और क्वार्ट्स गिलास के लिए क्यू जेड लिख लो। यस, शाबाश। तो आप क्वार्ट्स को क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइन या अमोर्फस? क्वार्ट्स को, यस बिल्कुल सही। जो क्वार्ट्स है दैट इज क्रिस्टलाइन, जो रेगुलर पैटर्न है ये है। जब इसको हीट अप कर रहे हैं, ग्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन इट इज बिकम अमोर्फस, देन इट इज बिकम अमोर्फस। अमोर्फस के बारे में अपने इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना, बस एक बार बेसिक आइडिया ले लिया और बेसिक आइडिया लेके आपका काम चल गया। आपने मेन मेन क्या पढ़ना है, याद रखना सिर्फ क्वार्ट्स क्रिस्टलाइन है, क्वार्ट्स गिलास अमोर्फस होगा, क्वार्ट्स गिलास अमोर्फस होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। एंड अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो आपको पता है, एक बार बेसिक समझने के बाद कि अमोर्फस क्या होता है, उसके बाद अपने क्रिस्टलाइन को भी पढ़ना है। उसके आपको चार टाइप्स के नाम भी पता है, मैं लिखता हूँ, आप सिर्फ एग्जांपल देना कि वो एग्जांपल किस कैटेगरी बिलोंग करेगा। पहला आता है मोलिकुलर, क्रिस्टलाइन का पहला टाइप आता है मोलिकुलर। दूसरा मैं ले रहा हूँ आयनिक, तीसरा मैं ले रहा हूँ कोवलेंट, और चौथा मैं लेने वाला हूँ मेटेलिक। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और अगर हम और गहराई में जाएं तो हमें दिखता है कि जो मोलिकुलर उसके आगे तीन टाइप और थे, पोलर, नॉन पोलर, एंड लास्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
लास्ट जो इसमें आता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एग्जांपल दूंगा, आप बताना वो एग्जांपल में किस कैटेगरी के आसपास लाई कर सकता है वो एग्जांपल, ठीक है। आप ट्राई करेंगे। पहला एग्जांपल दे रहा हूं मैं। पहला एग्जांपल है सैंपल ऑफ कॉपर एटम्स। कॉपर एटम्स का जो सैंपल होगा वो किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा? कॉपर एटम्स। यह शाबाश। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे जो कॉपर के एटम्स होंगे वो इनमें से किस टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड को बिलोंग करेंगे? कॉपर एटम्स। यस सिमरनजीत, गुड। एम से दो आ रहे हैं। आई एम से दो आ रहे हैं तो आप प्लीज मेंशन कर दो एम कौन सा है, मोलिकुलर की मेटालिक? एम से दो हैं। एम डिनोट्स टू, so you have to mention कि M for what? M for meta या M for mole? मेटा या मोल? मोलिकुलर, ओके मेटालिक, यस इट्स मेटालिक, एग्जैक्टली ऑल आर सेइंग करेक्टली मेटालिक। देखो सभी बच्चे ट्राई करें, शाबाश मेटालिक, गुड। सिमरनजीत, बाकी बॉयज भी ट्राई करें, भावेश अगर हैं, कमलप्रीत, संदीप। नेक्स्ट आई एम गिविंग, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वार्ट्स पूछा था, SiO2 क्वार्ट्स। तो बता सकते हैं जो क्वार्ट्स होता है, क्वार्ट्स Si सिलिकॉन से बना है, ये किस कैटेगरी का क्वार्ट्स? कॉपर तो ठीक है मेटालिक था, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स जो है जो सिलिकॉन से बना है, सिलिकॉन, सिलिकॉन मतलब कार्बन के नीचे, कार्बन के नीचे है, और कार्बन के नीचे है तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। दिस इज अ कोवलेंट, दिस इज कोवलेंट। SiO2 विच इज क्वार्ट्स, कोवलेंट, याद रखना दिस इज कोवलेंट, ठीक है, भूलना मत, दिस इज कोवलेंट। SiO2 जिसको हम बोल रहा है क्वार्ट्स, दैट इज कोवलेंट। फिर नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट दे रहा हूँ, दैट इज डायमंड। डायमंड, प्लीज अपना स्पीकर ऑफ कर लें जिसको डायमंड भी क्या है? कोवलेंट। यस बिल्कुल सही, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ZnS, Zn2 पॉजिटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, ZnS बताएंगे, शाबाश सारे बच्चे ZnS बताएंगे। यस ZnS है, Zn2 पॉजिटिव, Cl सल्फर 2 नेगेटिव, तो ये बन गया आयोनिक, बिल्कुल सही, दिस इज आयोनिक। सभी बच्चे ट्राई करें, बॉयज आप भी ट्राई करो। देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आयोनिक ही होगा। डायमंड तो प्योर कार्बन है तो कोवलेंट होगा। तो ट्राई सभी करें, प्लीज ट्राई सभी करें, ये सभी बच्चे ट्राई करें, मैं सभी से आंसर एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी आंसर दें। कोवलेंट बॉन्ड, but there is a electronegativity difference. Next HCl, HCl which is having covalent bond but there is a electronegativity difference, electronegativity difference, yes शाबाश। जिन्होंने आयनिक आंसर दिया बिल्कुल सही, जतिंदर, गुड। अब आप सारे बच्चे मुझे बताएं, यस ये मोलिकुलर है, बिल्कुल सही है, मोलिकुलर है। कोई बच्चा बता सकता है मोलिकुलर में कौन सा है? बात तो सही है, दिस इज मोलिकुलर बट देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो दिस इज मोलिकुलर बट विच टाइप ऑफ मोलिकुलर? दिस इज पोलर। मेरे दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए H के साथ F का होना या O का होना या N का कंपलसरी है, Cl का नहीं, Cl से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती। तो ये मोलिकुलर है, और कौन सा मोलिकुलर है? दिस इज पोलर मोलिकुलर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मेरा नेक्स्ट आने वाला है दैट इज CO2। जो CO2 है वो किस प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा? CO2, ये तो यहाँ तो चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का काम चल गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना, H की O N और F से होती है सिर्फ। नेक्स्ट मेरा आ रहा है CO2, जो बिल्कुल ही लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर मॉलिक्यूल तो बन रहा है लेकिन लीनियर मॉलिक्यूलर है, लीनियर है। और लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से, लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं हो पाती, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नहीं हो पाती, तो दिस बिकम मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर तो है बट कौन सा मॉलिक्यूलर है? दिस इज नॉन पोलर, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और नेट इफेक्ट क्या आता है? जीरो। नेट इफेक्ट जीरो आता है, तो दिस इज नॉन पोलर, बिल्कुल सही। तो आपको ये चीजें क्लियर है, ये चीजें क्लियर हैं। अब मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूंगा, मैं एक प्रॉपर्टी बोलूंगा, बताना वो प्रॉपर्टी इनमें से किसको बिलोंग करती है। द सॉलिड विच हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी, इन चारों में से किसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी? हाईएस्ट कंडक्टिविटी इन चारों में से, आपके सामने चार हैं, इन चारों को अगर आप ध्यान से देखो तो किसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी? हाईएस्ट,
इन चारों में से सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट और मेटेलिक। सो ऑब्वियसली मेटल्स, मेटल्स सिमरनजीत आयनिक होते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन आयनिक इसको कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। आयनिक होते हैं लेकिन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट, जब इनको पिघलाया जाए या फिर इनको पानी में डिसोल्व किया जाए एक्वस सॉल्यूशन, तभी ये कंडक्टर हैं आयनिक, वरना कंडक्टर नहीं होते। तो एक्वस सॉल्यूशन होगा या मोल्टन स्टेट होगी तभी बनेंगे, लेकिन तब भी इतने अच्छे नहीं बनेंगे जितने अच्छे मेटालिक हैं। तभी आपने देखा ना, कॉपर, सिल्वर, दे आर गुड कंडक्टर। सो यू कैन से हाईएस्ट कंडक्टिविटी इज फॉर मेटालिक, ओनली फॉर मेटालिक, विच इज प्योर इंसुलेटर एक्सेप्ट वन। ऑल आर इंसुलेटर, प्योर इंसुलेटर एक्सेप्ट वन। इनमें से कौन कौन इंसुलेटर होगा? कौन कौन है जो इंसुलेटर होंगे इनमें से? प्योर इंसुलेटर एक्सेप्शनल को छोड़ के। एक तो कोवलेंट, बिल्कुल सही, कोवलेंट इंसुलेटर होंगे। और मोस्टली जो मोलिकुलर है ना, मोलिकुलर, वो भी इंसुलेटर ही होंगे, मोलिकुलर। लेकिन कोवलेंट में एक एक्सेप्शनल केस आपको पता है। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं कि सभी कोवलेंट और सभी मोलिकुलर इंसुलेटर हैं, लेकिन एक ऐसा कोवलेंट है जो एक्सेप्शनल है और कंडक्टर है। एक ऐसा कोवलेंट है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, यस ग्रेट, दैट इज ग्रेफाइट, दैट इज ग्रेफाइट, बिल्कुल सही, गुड। तो यहाँ तक इनको पढ़ने के बाद अब हमने स्टडी करनी है स्ट्रक्चर्स की, अब हमने स्टडी करनी है स्ट्रक्चर की। तो हमने जब सॉलिड के स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। जो यहाँ पे ढांचा तैयार होगा उसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस, या फिर उसका दूसरा नाम होगा स्पेस लैटिस। जो प्रॉपर सिस्टम बनकर तैयार होगा दैट इज कॉल्ड लैटिस ढांचा। और उस लैटिस के अंदर जो स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा? एक पोर्शन होगा, एक हिस्सा होगा जो रिपीट होगा अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। दैट पोर्शन इज कॉल्ड, क्रिस्टल। दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यस, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई सॉलिड देखा तो उसके अंदर जो ढांचा बना होगा उसको बोलेगा क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। और वो स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस बना किससे होगा? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल एक तरह से वो ईंट है जिससे पूरा घर तैयार हो रहा है। तो पूरा घर तो सॉलिड है, लैटिस है, लेकिन उसमें जो रिपीट हो रही है वो क्या है? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या है? एक तरह से यूनिट सेल। यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट पोर्शन इज यूनिट सेल। अगर आपको याद आ रहा हो तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन which repeat itself to form the complete lattice, to form the complete lattice, yes, शाबाश। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी को याद आ रहा हो, यूनिट सेल के अंदर हम क्या करते थे? अरेंजमेंट, किसकी अरेंजमेंट? पार्टिकल्स की। मतलब आप कर सकते हो उसमें अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कंपोनेंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे वो बना ना पूरा ढांचा, जैसे यूनिट सेल किससे बना? पार्टिकल से बना। तो उस बेस पे इसकी कितनी कैटेगरीज थी कि पार्टिकल्स की, जिसके कहते हैं पोजीशन, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो उनकी जो पोजीशन होती थी पार्टिकल्स की, जो क्या होती थी? पोजीशंस, कौन कहाँ प्रेजेंट है, उसके बेस पे दो तरह के होते थे। किसी को याद आ रहा है दो तरह के यूनिट सेल कौन से थे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन? किसकी पोजीशन? पार्टिकल्स नॉन की। प्रिमिटिव। यस यस, बिल्कुल सही, ग्रेट ग्रेट। इट्स परमिटिव, जिसको हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, परमिटिव या फिर सिंपल। स्टैंडर्ड। एंड सेकंड वन इज नॉन परमिटिव। परमिटिव का उल्टा नॉन परमिटिव, सिंपल का उल्टा क्या होगा? सेंटर्ड। तो आप दोनों बोल सकते हो, सिंपल सेंटर्ड, परमिटिव नॉन परमिटिव। परमिटिव के साथ बोलना है तो नॉन परमिटिव बोल दो, सिंपल के साथ क्या बोला जा सकता है? सेंटर्ड। तो अगर आपको याद आ रहा हो कि परमिटिव यूनिट सेल वो होता था, प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता था जिसमें पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते थे? दे आर प्रेजेंट कॉर्नर। एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। और जब हम उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते थे तो पहले हम सबसे बेसिक यूनिट सेल बनाते थे ये शेप का। तो कौन सी शेप का यूनिट सेल था? सबको पता है, क्यूबिकल। क्यों क्यूबिक। बनाते थे क्यूबिकल? क्योंकि सबसे ज्यादा रेगुलर था। जो क्यूबिकल यूनिट सेल होता है, क्यूबिकल वाला यूनिट सेल, वो सबसे ज्यादा रेगुलर है। क्यों है सबसे ज्यादा रेगुलर? क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जो ये एंगल बनते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, और कितने डिग्री के होते हैं? सारे 90 डिग्री के। इसलिए हम सबसे पहले यूनिट सेल कौन सा बनाते हैं? हमेशा क्यूबिकल। तो इसके कॉर्नर्स कितने थे और हर एक कॉर्नर के कितने एटम्स बनते थे? टोटल कॉर्नर होते थे 8, लेकिन हर एक कॉर्नर 8 और यूनिट सेल में इन्वॉल्व होता था। तो 8 × 1/8 करके आंसर 1 आता था। नंबर ऑफ एटम्स, जो इसके नंबर ऑफ एटम्स निकल कर आते थे, दे कम्स आउट टू बी 1 फॉर कॉर्नर। यस, 90 डिग्री का एंगल होता था। मनप्रीत कौर 6, बिल्कुल सही, क्यूबिकल मोस्ट रेगुलर है। यस, ग्रेट। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है।
कि परमिटिव मीन्स जहाँ पे एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते थे, ओनली एट कॉर्नर्स। और नॉन परमिटिव के आगे कुछ टाइप्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। तो उसके कुछ टाइप्स थे, कोई बताना चाहेगा कमेंट सेक्शन में? तीन टाइप कौन कौन से थे, मेन तीन टाइप कौन कौन से थे बॉडी इसके? सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी गुड सेंटर्ड, गुड। फेस सेंटर्ड हाँ जी, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ एंड ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ सेंटर्ड एंड एंड सेंटर, सेंटर्ड ग्रेट एंड ग्रेट ग्रेट एंड सेंटर्ड, एंड ग्रेट सेंटर्ड। सही गल है। फर्स्ट वाज बॉडी सेंटर, दूजा ਸੀਗਾ फेस सेंटर्ड एंड लास्ट वन इज एंड सेंटर। ਜੇ मैं पूछूं थोड़े ते बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर मींस एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर, कॉर्नर तो होगा यहाँ पे प्लस बॉडी का सेंटर। नॉन परमिटिव का मतलब मैंने बताया था, नॉन परमिटिव का मतलब होता है कि पार्टिकल कॉर्नर के अलावा कहीं और भी होगा, कहीं और भी होगा। यस गगनप्रीत को बिल्कुल सही, कहीं और भी होगा। तो बॉडी सेंटर तो कहीं और भी का मतलब कॉर्नर प्लस बॉडी का सेंटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने निकल कर आते थे बॉडी सेंटर के, बीसीसी के? अगर मैं आपसे बीसीसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछूं तो कितने निकालते हैं बीसीसी के, याद आ रहा है किसी को? नंबर सर ऑफ टू, पार्टिकल्स इन बीसीसी, शाबाश, टू। हाउ इट कम्स? कॉर्नर सर 8 into प्लस 1 by बॉडी का, 8 plus 1 is equal to यस 2। कॉर्नर का, यस ग्रेट ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट एफसीसी, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्ड, 4, कॉर्नर 4, 4, हाउ इट्स कम? सर 4, 8 into 1 by 8 सर प्लस 8 फेस, into 1 by 8, फेस कितने थे? टोटल नंबर ऑफ फेस कितने 6, होते हैं? 6, 6। 6, और यस बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही सिमरनजीत, ये सुमनप्रीत, यस 6 into ईच फेस शेयर बाय 2, तो इट कम्स आउट टू बी 4। एंड सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर में होंगे 2 प्लस अपोजिट ऑफ फेस, एंड पर अपोजिट ऑफ टू फेसेस, दो फेसेस के अपोजिट होंगे। यहाँ पे 2 आंसर आता है, यहाँ पे आंसर 2 आता है, ठीक है। पर ये आपको एंड सेंटर को बस सिंपल से याद रखना है, और तो कुछ नहीं। अगर हम यूनिट सेल्स की अगर हम बात करें जो यूनिट सेल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशंस, तो हमारे पास तकरीबन 7 तरह की यूनिट सेल बनते थे, अगर आपको याद आ रहा हो। हमने थोड़ा प्रॉपर वे में याद किया था, याद करो। पहला सबसे बेसिक क्यूबिकल याद किया था, मोस्ट रेगुलर, फिर टेट्रागोनल, अगर आप, टेट्रागोनल, यस गुड। देन उसके बाद क्या था, ऑर्थोरोम्बी, ऑर्थोरोम्बिक, देन मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, उसको भी करेंगे, हेक्सागोनल को भी करेंगे, पहले मोनोक्लिनिक बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ मोनोक्लिनिक, देन ट्राइक्लिनिक। वो 3 अभी अलग से लूंगा मैं। ट्राइक्लिनिक, यस अब मैं आपको ना कुछ डायमेंशन, यस यस, अब मैं आपको कुछ डायमेंशंस लिख के दूंगा, बताना इन पांचों में से किसको वो बिलोंग करेगी, किसको बिलोंग करेगी वो। सभी साइड्स अनइक्वल, सभी एंगल्स अनइक्वल, बताओ ये डायमेंशंस किसको बिलोंग कर रही है? कोई साइड इक्वल नहीं, कोई एंगल इक्वल नहीं। सर ट्राइक्लिनिक, यस तो सबसे ज्यादा, यस सबसे ज्यादा जो इरेगुलर है, मोस्ट इरेगुलर, जिसको हम कहते हैं मोस्ट इरेगुलर, नो साइड इज इक्वल, नो एंगल इज इक्वल, यस यशप्रीत कौशल बिल्कुल सही, गुड, दैट्स कॉल्ड ट्राइक्लिनिक। तो वो क्या बनेगा, ट्राइक्लिनिक। तो ये जो डायमेंशन थी दैट वाज फॉर ट्राइक्लिनिक, नो साइड्स आर इक्वल, नो एंगल्स आर इक्वल विद ईच अदर, बिल्कुल सही, शाबाश। मैं सबके आंसर देख रहा हूँ, कोई एंगल इक्वल नहीं, यस गगनप्रीत, सुमनप्रीत, यस कुलविंदर, निमरन, खुशविंदर, यस मानसी। अब नेक्स्ट देने वाला हूँ, सारी साइड्स अनइक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल है, लेकिन साइड सारी अनइक्वल है लेकिन, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, यस ये ऑर्थोरोम्बिक है। मैंने आपको थोड़ा पैटर्न बताया था भी, वो पैटर्न भी बस बन जाएगा अभी धीरे धीरे, मैं बीच बीच में दे रहा हूँ इसलिए, तो पैटर्न भी बन जाएगा, बीच बीच में दे रहा हूँ, बट एंगल्स आर इक्वल। अब मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, प्लीज जितने बॉयज क्लास में प्रेजेंट है वो बताएंगे, सिर्फ बॉयज, सिर्फ बॉयज, ठीक है बॉयज, लिख के बता सकते हैं, बोल के, सिर्फ बॉयज। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बॉयज बताएंगे प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बॉयज से, वो बताएंगे क्या है। यस सिमरनजीत, यश, वैभव, भावेश, बाकी बॉयज भी ट्राई करें, यस जतिंदर, शिवप्रीत, इट्स क्यूबिकल, यस मोस्ट रेगुलर है, तो मोस्ट रेगुलर है, यस मनवीर सिंह जोत, बिल्कुल सही, गुड, यस जतिंदर। तो सबसे ज्यादा जो रेगुलर होगा वो आपको याद रखना है, और सबसे ज्यादा इरेगुलर आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पूछने वाला हूँ कि ऑल साइड्स आर अनइक्वल बट टू एंगल्स आर इक्वल, थर्ड एंगल बिट्टा पहले होगा अनइक्वल, तो ये है मोनोक्लिनिक। और टेट्रागोनल में क्या होगा, सारे एंगल्स इक्वल है लेकिन एक साइड नहीं इक्वल। तो हमें क्या दिख रहा है पैटर्न, हमें सबसे पहले पैटर्न क्या दिख रहा है कि हमने शुरुआत करनी है रेगुलर से,
मोस्ट रेगुलर से शुरुआत करेंगे, मोस्ट रेगुलर से। मोस्ट रेगुलर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। पहले एक साइड अनइक्वल की तो टेट्रागोनल, फिर दोनों साइड्स अनइक्वल की ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, फिर दोनों साइड्स अनइक्वल हो चुकी हैं, एक एंगल अनइक्वल करेंगे तो मोनोक्लिनिक, फिर सारी साइड्स अनइक्वल हो चुकी हैं, सारे एंगल्स अनइक्वल हो चुके हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले एक साइड अनइक्वल करो टेट्रागोनल, फिर दो साइड अनइक्वल करो ऑर्थोरोम्बिक, फिर एक एंगल अनइक्वल करो, लेकिन कौन सा करना है अनइक्वल एंगल? मोनोक्लिनिक, मतलब बिटा एंगल, सॉरी बिटा एंगल। एंड ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल एंगल्स आर अनइक्वल तो ट्राइक्लिनिक। तो आपको इस पैटर्न इन पांचों को याद करोगे तो याद रहेगा क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और जो दो बचे हैं रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, उनको हम थोड़ा सा अलग तरीके से याद करेंगे। मैं पहले डायमेंशंस लिखूंगा, बताना किसको बिलोंग करेगी। दो साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन तीसरी इक्वल नहीं है, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि दो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, ये इक्वल्स हैं साइड्स हेक्सागोनल। ए और बी। बट जो सी साइड होगी ना वो, हेक्सागोनल। जो सी साइड होगी ना वो बहुत लंबी है, बी से, ए से बहुत लंबी है वो। ए और बी तो आपस में इक्वल दिख रही हैं, तो ये, और एंगल भी दो इक्वल होंगे 90 डिग्री, तीसरा एंगल सबसे बड़ा हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये जो डायमेंशन है ये किसकी होगी? दिस इज फॉर हेक्सागोनल, यस दिस इज फॉर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। दिस इज फॉर हेक्सागोनल। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर रहेगी हेक्सागोनल्स की। नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल, जिसमें क्या होगा, साइड्स तो इक्वल है सारी, एंगल्स भी इक्वल हैं, तो लगेगा यार तो क्यूबिकल जैसा हो गया, लगेगा क्यूबिकल जैसा हो गया, सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल है। लेकिन लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है 90 कि वो डिग्री के जो इक्वल सारे नहीं है। एंगल्स आपस में इक्वल तो हैं बट वो 90 लेकिन नहीं है, 90 के वो इक्वल 90 नहीं नहीं है। होंगे, तो ये क्यूबिकल नहीं है, ये है आपका रोम्बोहेड्रल। हाँ एग्जैक्टली, दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस पैटर्न को याद करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा। अच्छा, इन सातों में से मेरा क्वेश्चन है, इन सातों में से वो कौन सी यूनिट सेल है जिसमें हर तरह का पोजीशन पॉसिबल है? इन ऑर्थोरोम्बिक। क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑर्थोरोम्बिक, सिर्फ और सिर्फ, बहुत अच्छा आंसर दिया, गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया कि जो ऑर्थोरोम्बिक है वो एकमात्र ऐसा यूनिट सेल है जिसमें सारी अरेंजमेंट पॉसिबल है। सिंपली पॉसिबल है यहाँ पे, मतलब कॉर्नर वाली, पीसीसी पॉसिबल है, एफसीसी पॉसिबल है, और एंड सेंटर्ड भी पॉसिबल है। बाकी किसी में सारी पॉसिबल नहीं है, याद रखना है बात। सिर्फ और सिर्फ रोम्बोहेड्रल के अंदर ये खास फीचर है कि उसमें सारी की सारी अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना कौन सा, ये रोम्बोहेड्रल जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है, लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, मतलब 90 डिग्री इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने आते हैं सबके, मैंने वो आपने पहले आंसर दे दिए थे। अरेंजमेंट आपने पढ़ी हुई है 1D 2D एंड 3D, इसकी मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, एक बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फटाफट पहले क्वेश्चन लिख के मुझे आंसर दें कि व्हाट इज वॉइड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वॉइड। वॉइड क्या होती है? क्योंकि जब आप 2D अरेंजमेंट पढ़ते हो, 3D अरेंजमेंट पढ़ते हो तो वहां पे वॉइड आ जाती है, वॉइड। तो क्वेश्चन ये है कि वॉइड क्या होती है और इसके कितने टाइप्स हैं, उनके बारे में लिखना है। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ट्राई करना सभी बच्चे। वॉइड, क्योंकि जब आप अरेंजमेंट पढ़ते हो तो वहीं पे आती है वॉइड। यस, आप सभी ट्राई करें, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बताने की कोशिश करें कि वॉइड क्या होती है। यस, जब हम पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, चाहे 1D में अरेंज करें, ऐसी अरेंजमेंट होती है 1D में, 2D में अरेंज करें, तो जो बीच में गैप रह जाता है, जो यहाँ पे गैप दिखता है हमें, ये जो गैप दिखता है, इस गैप को क्या कहते हैं? वॉइड। क्योंकि जब हम एटम्स को भरते हैं, एटम्स लाइक अ बॉल, स्फेरिकल बॉल्स, तो वो स्पेस बीच में जो रह जाता है वो नहीं फिल होता, जितना मर्जी उनको पास ले आए, स्पेस फिल नहीं होगा। दैट एम्प्टी स्पेस ड्यूरिंग द अरेंजमेंट, ड्यूरिंग द पैकिंग, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज कॉल्ड वॉइड। जो खाली स्पेस रह जाता है, वैकेंट स्पेस रह जाता है, दैट इज कॉल्ड वॉइड। और ये आपको 1D में भी, 1D में तो नहीं दिखेगा, 2D में भी दिखेगा, 3D में दिखेगा। और याद है जब भी हम अरेंजमेंट पढ़ते हैं, जो भी हम ये अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, हमने एटम्स को कैसा कंसिडर किया हुआ है? जब हम अरेंजमेंट करते हैं हमने एटम्स को क्या एज्यूम किया हुआ है?
जब हम अरेंजमेंट पढ़ते हैं तो हमने एटम्स को एज्यूम कर रखा है कि ऑल आर स्फेरिकल, सभी के सभी एटम्स स्फेरिकल्स हैं, और सभी के सभी कैसे हैं, आइडेंटिकल, एक जहजे, सारे एक जहजे हैं। ऑल आर स्फेरिकल एंड ऑल आर आइडेंटिकल, सारे एक जहजे हैं और सारे स्फेरिकल है। यस वॉइड, ये बहुत सही लिखा है सिमरनजीत, गुड, सिमरनजीत ने बड़ा अच्छा से लिखा है कि वॉइड तीन तरह की बन सकती है, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो हमने मेन अभी दो पढ़नी है वैसे, लेकिन ये बहुत अच्छा आंसर लिखा आपने, बहुत अच्छा आंसर लिखा, और दो तीन बच्चों ने और ले लिखा ये आंसर। तो मेन तो हम वैसे ट्रायगनल भी होती है, वो भी होती है वॉइड, लेकिन अभी के लिए सिर्फ अभी के लिए हम टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे, द वॉइड विच इज मेड बाय 4 एटम्स, एंड वी विल स्टडी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये बड़ा अच्छा लिखा आपने कि टेट्राहेड्रल वॉइड भी, ट्रायगनल वॉइड भी होती है, बिल्कुल सही। लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम दो पढ़ने वाले हैं, टेट्राहेड्रल, यस कमलजीत कौर, मानसी, गुड। तो ट्रायंगुलर मींस द वॉइड विच इज मेड बाय 3 एटम्स, मतलब 3 एटम पास आए लेकिन वो स्पेस नहीं भरा गया। फिर दूसरी टेट्राहेड्रल, द स्पेस विच इज ट्राई टू फिल्ड बाय 4 एटम्स बट फिल नहीं हुआ, एंड ऑक्टाहेड्रल स्पेस ट्राई टू फिल्ड बाय 6 एटम बट फिल नहीं हुआ। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड लास्ट कौन सी है, दैट इज, हाँ जी ट्रायंगल। गुरशिवरी सिंह, हाँ जी। हाँ गुरशिवरी, तो आपने कुछ पूछना है तो पूछो, यस आप स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हो, वरना कमेंट चैट में पूछ सकते हो जो आपने पूछना है। आपने रेज योर हैंड किया हुआ तो यू कैन आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क। अगर हमारे पास मान लो हम अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं 3D में, लेट्स सपोज हमारी अरेंजमेंट 3D में है, और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास, लेट्स सपोज एन, एन मतलब 1 लाख मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी बनती हैं, इफ वी हैव एन नंबर ऑफ एटम्स, तो टेट्राहेड्रल हमेशा 2n बनती है। क्यों? क्योंकि हर एक एटम दो टेट्राहेड्रल वर्ड बनाता है, एक अपने लोअर पार्ट में और एक अपने अपर पार्ट में। और अगर हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड की बात करें तो वो हमेशा कितनी बनेगी, टेट्रा ऑलवेज 2n, शाबाश, ऑक्टा इज ऑलवेज n, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी बनेंगी, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जब आप अरेंजमेंट पढ़ते हो 2D में, 1D में तो देखो एक ही तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल है, 1D में सिंपल से अरेंजमेंट है, सीधा ऐसे से जोड़ जाओ बस, 1D में तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है 1D में सीधा। और जब आप ऐसे अरेंजमेंट करते हो 1D में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, जब आप 1D में ऐसे अरेंजमेंट पढ़ते हो, ये चलती जा रही है आगे तक, आगे तक चलती जाएगी, ये रुक नहीं रही। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पर आता है 2, कि हर एक एटम दो से जुड़ता है, एक अपने लेफ्ट में और एक अपने राइट में, तो यहाँ तो कोड नंबर आता है 2। बट अगर हम 2D की बात करें तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी, ए टाइप, और एक पॉसिबिलिटी है ए बी टाइप। ए टाइप, ए बी टाइप, मुझे बताना जो मैं अभी बना रहा हूँ 2D में, जो अरेंजमेंट मैं अभी बना रहा हूँ 2D में, स्फेरिकल्स एंड आइडेंटिकल, ये अरेंजमेंट ए टाइप है कि ए बी टाइप है, जो अरेंजमेंट मैंने अभी ए। सबको दिख रहा है ए टाइप की, जो जो पहली लाइन है वैसी दूसरी लाइन है, वैसी तीसरी लाइन है, वैसी चौथी लाइन है, वैसी पांचवी लाइन है, वैसी आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पे जो एक एटम होगा वो कितने के टच में है, अगर हम ध्यान से उसको देखें, ड्रॉ करें, तो हमें दिखता है कि वो 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है 4। जब अरेंजमेंट कौन सी होती है, ए टाइप, इसको स्क्वायर अरेंजमेंट भी कहते हैं, स्क्वायर अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को स्क्वायर अरेंजमेंट भी कह देते हैं, क्योंकि ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देती है। बट अगर हम 2D में ही ए बी टाइप करें, मतलब ए बी टाइप का मतलब क्या है, ए ऊपर, उसके बीच में बी, उसके बीच में बी, फिर ए, उसके बीच में बी। तो हमें दिख रही है कि पहली लाइन दूसरी से अलग है, पहली लाइन दूसरी से अलग है, तो पहली लाइन अगर दूसरी से अलग है तो पहला अगर ए है, दूसरा बी, फिर ए, फिर बी, तो यहाँ पे जो एक एटम है वो कितने से टच में आता है, दिस इज फ्रॉम 6, 1 2 3 4 5 6। तो जब ए बी करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6, ये आप थोड़ा सा याद रखना, बेसिक्स है, ठीक है। कि when we talk about A type arrangement then the coordinate number is 4, but when we talk about AB then the coordinate number is 6। I hope मैं अलग अलग कलर से अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा होगा कि दिस इज कौन सी टाइप की अरेंजमेंट, दिस इज योर हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो ये थोड़ी सी आपकी हेक्सा का मतलब ही 6 होता है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट की फॉर्म में ये चला जाता है। अब कोई बच्चा ध्यान से आंसर देके बताएगा मुझे कि जो ये 1D अरेंजमेंट है और जो 2D अरेंजमेंट है, इसमें टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगी कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी, सोच के टेक योर टाइम। अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे सिर्फ 1D अरेंजमेंट ड्रॉ की है, 2D करी है, 1D में तो एक ही है, 2D में दो तरह की पॉसिबिलिटी है, ए बी। मेरा क्वेश्चन है इन दोनों में से किस में टेट्राहेड्रल
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पॉसिबल है? सोच के, टेक योर टाइम। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਟੈਟਰਾहेड्रल void and octahedral void. Take your time, then reply me in the chat section. Yes, any student जो इस क्वेश्चन को समझ गया और आंसर देना चाहे? ट्रायगोनल नहीं होंगी, ट्रायगोनल। Okay, I accept your answer. तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा क्या था? मैंने पूछा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इनमें से किस में पॉसिबल है? तो आपका आंसर होना चाहिए किसी में भी पॉसिबल नहीं है, बिग नो। क्योंकि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल हमेशा तब बनेगी वॉइड जब हमारी अरेंजमेंट चलेगी 3D। और अभी तक हम 3D तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल नहीं होगी। यहाँ पे कौन सी होगी? जो यशप्रीत ने, सिमरनजीत ने नाम दिया था, ट्रायगोनल वॉइड। तो ट्रायगोनल वॉइड इज पॉसिबल हियर, ट्रायगोनल वॉइड, वो भी सिर्फ 2D में, वो भी सिर्फ 2D में। तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। सभी ने जो सोचा था कि इसमें टेट्रा ऑक्टाहेड्रल नहीं बन सकती, क्योंकि वो कब बनेगी? जब हमारा इनके ऊपर भी एटम आएंगे, इनके ऊपर भी जब एटम आएंगे 3D में, तो वो बनाने थोड़े से वो लगते हैं, समझने से मुश्किल लगते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम अरेंजमेंट करते हैं 3D में, तो 3D में अरेंजमेंट करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? सिर्फ सुन लो भी। एक तरीका है 3D के अंदर ए टाइप अरेंजमेंट। एक 3D में तरीका है ए बी टाइप अरेंजमेंट। और एक तरीका है ए बी सी। 3 तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल है। इसको बनाने के लिए जो एनिमेशन है, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, 9 मिनट की वीडियो है, मैंने पहले भी सेंड की है उसे, मैं दोबारा फिर सेंड कर दूंगा, आपको देख के याद आ जाएगा। ठीक है? एक थी ए टाइप, एक थी ए बी सी, सॉरी ए बी और एक ए बी सी। ठीक है? ये इसकी मैं वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि अभी मैं इस पे बनाऊंगा तो थोड़ा सा वो 3D है और प्लेन में थोड़ा सा समझने में मुश्किल आती है। ठीक है? अब हमने नेक्स्ट जो देखना है इसमें, वो देखना है पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट जो हम देखने वाले इसमें, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर हम रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं इसको। ठीक है? तो ये ना सोचे कि बहुत फास्ट चल रहा है, ये आप चीजें इनको पढ़ चुके हो। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब पैक करने की एफिशिएंसी। और आपने जब पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी, आपने सिंपल क्यूबिक जो भरा था, किसी को याद है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितने परसेंट थी सिंपल क्यूबिक की? एनीवन हु नोज? कितनी होवेगी? 10 से में कोई बच्चा? 52.36 नहीं है, कुछ और है। 52.4। ओके, बाकी बच्चे को ट्राई करना चाहें? यस, 52.36 जो बच्चा बोल रहा है, ठीक है, उसको अप्रोक्सीमेट करके 52.4 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं। और अगर हम बात करें बीसीसी की, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? 8 इंटू 1/8 करके 1 आया था। इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे 2। कैसे आया था? 8 इंटू 1/8 प्लस 1। तो ऑब्वियसली इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी ज्यादा आएगी, दैट इज 68%, 68%। बट अगर हम एफसीसी की बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा है इसमें, एफसीसी या फिर दूसरा नाम है इसका सीसीपी, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा है, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी सबसे ज्यादा आएगी, 74%। ये 74%। और एचसीपी की भी इतनी ही आती है। ठीक है? अब एक फॉर्मूला पूछने वाला हूँ। अभी हमने क्या निकाला है? अभी तक ने अरेंजमेंट पढ़ी है, अब हमने नेक्स्ट निकालना है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। अगर मैं आपसे डेंसिटी का फॉर्मूला पूछूं यूनिट सेल की, कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, जिसमें पैकिंग करते हैं, भरते हैं, उसकी डेंसिटी, उसकी नहीं, वो वाली डेंसिटी नहीं, ठीक है, वो गलत नहीं बोल रहे आप, लेकिन इसमें हम लेंगे Z, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बीसीसी के 2, एफसीसी के 4, इनटू मोलर मास, अपॉन में जो भी यूनिट सेल की एज है, एज लेंथ है, उसका क्यूब, इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये इसका फॉर्मूला था, याद करो ये फॉर्मूला आपने जब आप मई की छुट्टियों में थे, समर वेकेशन, तब आपने ये टॉपिक किए थे, छुट्टियों में मैंने क्लास की थी ऑल्टरनेट डेज पे, तो आपने ये फॉर्मूला सिस्टम बना ली थे डेंसिटी के। तो Z इंटू एम अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इंटू एच, ए का क्यूब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये आपके फॉर्मूले थे। इसके बाद आप क्या पढ़ते हो? इसके बाद आप पढ़ते हो अबाउट, यू टॉक अबाउट डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? कि जो भी रेगुलर अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट से थोड़ा सा अलग जाना।
जो रेगुलर अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट से अलग जाना, उस चीज को बोलते हैं डिफेक्ट्स। डिफेक्ट आने का रीजन क्या होता है, बता सकते हैं कि डिफेक्ट आने का रीजन क्या है? व्हाई डिफेक्ट्स कम? यस, ये ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला सही बच्चे लिख रहे हैं। टेम्परेचर, यस यस, ग्रेट। जो सराउंडिंग से हीट मिलती है उस हीट की वजह से डिफेक्ट जनरेट होता है, डिफेक्ट जनरेट होता है। और आपको याद आ रहा होगा जो डिफेक्ट है, आपको दो तरह के थे, एक पॉइंट डिफेक्ट था, एक लाइन डिफेक्ट था। लाइन मींस पूरी पूरी एटम्स की एक रो खराब हो जाएगी, दैट इज लाइन डिफेक्ट। पॉइंट मींस व्हेन देयर इज अ डिफेक्ट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर साइट, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। और आपको ये भी याद आ रहा होगा कि डिफेक्ट के समय एंट्रोपी जीरो होगी कि नहीं होगी? यस और नो? ड्यूरिंग डिफेक्ट एंट्रोपी विल बी जीरो, तो आप बोलो यस, अगर नहीं होगी तो बोलो नो इन द कमेंट सेक्शन। ड्यूरिंग डिफेक्ट डेंस एंट्रोपी मींस डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हेन देयर इज अ डिफेक्ट एंट्रोपी कैन नॉट बी जीरो। एंट्रोपी तो डिफेक्ट लेकर आती है, क्योंकि एंट्रोपी का मतलब क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं होगी, और जैसे जैसे एंट्रोपी राइज करेगी डिफेक्ट भी राइज करेंगे। तो बिल्कुल सही। यहीं पे थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ आता है, तो ये कहता है कि जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ेगी डिफेक्ट्स बढ़ेंगे, और एंट्रोपी को अगर कम करेंगे तो डिफेक्ट भी कम हो जाएंगे। और एंट्रोपी को हम कम कब करते हैं? जब हमारा टेम्परेचर कितना हो? टेम्परेचर कितना हो? 0 केल्विन। 0 केल्विन, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। कि एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी इज जीरो, मींस देयर इज नो डिफेक्ट, देयर इज नो डिफेक्ट एट 0 केल्विन। तो फिर हम पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट में हम दो तरह का पढ़ते थे, एक स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। उससे पहले हमने वैकेंसी पढ़ा है, इंटरस्टिशियल पढ़ा है। वैकेंसी मतलब कुछ पार्टिकल्स कहाँ से मिसिंग मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, और अगर कुछ पार्टिकल लैटिस साइड के साथ साथ गैप में भी हैं तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन हमने मेन जो पढ़ना स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो मुझे बताओगे जो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट आपने नाम सुने थे, ये किस में आता था? स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। इफ आई टॉक अबाउट शॉर्टकी एंड स्टोकियोमेट्रिक, और इन दोनों में से किसके अंदर cation is missing from its lattice site, cation is missing from its lattice site and occupy interstitial site? Out of these two, in which Frankel defect. cations are missing from their lattice site and occupy interstitial site? Yes, please. Frankel. Yes, Frankel. Yes, Frankel. शॉर्टकी में क्या होगा? शॉर्टकी में देर Just missing the cation. So just missing from their lattice site and yes. occupy. If we talk about Frankel No, defect, sir.